मेरा नाम इमरान है और आप सुन रहे हैं मेरी सोच। डोनाल्ड जे ट्रंप अमेरिका के 47th प्रेसिडेंट इलेक्ट होने जा रहे हैं। इस वीडियो को बनाने तक डोनाल्ड जे ट्रंप ने अपनी विक्ट्री को डिक्लेयर कर दिया है। कमला हैरिस जो उनकी अपोनेंट है, उन्होंने इस वीडियो को बनाने तक अपनी डिफीट को कंसीड नहीं किया। चांस ये कि अगले कुछ घंटों में कमला हैरिस अपनी डिफीट को कंसीड कर देंगे और डोनाल्ड जे ट्रंप की विक्ट्री को एक्सेप्ट कर लेंगी। इंपॉर्टेंट बात समझने की ये कि ये एक इंतहाई बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट होने जा रहा है अमेरिका के अंदर, कि एक शख्स जो एक दफ़ा प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ और उसके वक्फे के बाद दूसरी दफ़ा अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ, ये हिस्ट्री में, तारीख में दूसरी दफ़ा होने जा रहा है। इससे पहले 1880 की दिहाई में ग्रोवर क्लीवलैंड वो पिछले अमेरिकन सदर थे जो वक्फे के बाद अमेरिका के सदर मुंतखब हुए थे, और अब डोनाल्ड जे ट्रंप जो है वो अमेरिका के सदर मुंतखब होने जा रहे हैं। ये एक और इंटरेस्टिंग बात है कि डोनाल्ड जे ट्रंप अमेरिका की तारीख में वो पहले सदर होंगे जो कन्विक्टेड फेलन है। यानी डोनाल्ड जे ट्रंप के ऊपर एक मुकदमा चला अमेरिका में, कन्विक्ट हो गए वो, उनकी सेंटेंसिंग बाकी है अभी, जो 1 से 2 महीने में उनकी सेंटेंसिंग होनी थी। देखना ये बाकी है कि अमेरिका का जो लीगल सिस्टम है वो इस मसले से कैसे डील करता है कि एक शख्स जो अमेरिका का सदर है उसको सेंटेंस किया जा सकता है कि नहीं। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इम्यूनिटी देता है प्रेसिडेंट्स को प्रोसिक्यूशन से, यानी अमेरिका के सदर को प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, उसको किसी किस्म की सज़ा नहीं दी जा सकती। मगर इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि हम डोनाल्ड जे ट्रंप की ऊपर उनकी जो इस विक्ट्री है इसके ऊपर बात करें। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि दुनिया में जो फिगर है डोनाल्ड ट्रंप का, ये इंतहाई इंटरेस्टिंग फिगर है दुनिया की सियासत के ऊपर। और अगले 4 साल में अगर डोनाल्ड जे ट्रंप अमेरिका के सदर मुंतखब हो जाते हैं तो उनका क्या नक्श होगा दुनिया की सियासत के ऊपर। इस वक्त जो 2024 की दुनिया है उसमें इंतहाई ज़्यादा पोलराइजेशन है, स्पेशली मिडल ईस्ट के अंदर, नॉर्थ कोरिया के अंदर, यूक्रेन के अंदर, इंडिया पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और जो अमेरिका का सदर होता है वो दुनिया की तमाम अमूर के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। और डोनाल्ड जे ट्रंप जो है उसको या लोग पसंद करते हैं या उनसे लोग डरते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का जो रेटरिक रहा है वो इंतहाई ज़्यादा सख्त रहा है उनके पिछले इलेक्शंस में और उनकी पिछली सदारत के दौरान। तो इम्पॉर्टेंट बात ये समझने की है कि जो 2016 का डोनाल्ड ट्रंप है और 2024 का डोनाल्ड ट्रंप है उसके अंदर क्या फ़र्क है, और जो उनकी 2016 की इलेक्शन कैंपेन थी और 2024 की इलेक्शन कैंपेन थी उसमें क्या फ़र्क है, और अगले 4 साल हम डोनाल्ड ट्रंप से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं 1987 से 1987 से डोनाल्ड ट्रंप को फॉलो कर रहा हूँ। उनकी एक किताब आई थी 1987 में, आर्ट ऑफ द डील। वो ज़माना ऐसा था कि सिर्फ टीवी हुआ करता था या अखबारात हुआ करती थी, सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट भी नहीं था 1987 में। मगर डोनाल्ड ट्रंप के नाम से आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया वाकिफ़ होना शुरू हुई। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जो इंटरेस्टिंग बात है, डोनाल्ड ट्रंप की जो आज पर्सनैलिटी हम देखते हैं उसको शेप करने में, डोनाल्ड ट्रंप की आज की बातों को शेप करने में, मेरा ये ख्याल है, मेरा ही नहीं, जो लोग डोनाल्ड ट्रंप की ज़िंदगी से वाकिफ़ है, जो उनको फॉलो करते रहे ओवर द ईयर्स, उनका भी ये ख्याल है कि 4 शख्स ऐसे हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की सोच को बहुत ज़्यादा जो है वो पुख्ता किया। डोनाल्ड ट्रंप जो आज हमें नज़र आते हैं, जो उनके आज के बयानात हैं, उसमें 4 ऐसे लोग थे जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को तैयार किया बिज़नेस के मैदान में, उसके बाद शो बिज़नेस के मैदान में और आज सियासत के मैदान में। और वो 4 शख्स हैं। फ्रेड ट्रंप जो डोनाल्ड ट्रंप के वालिद साहब थे, उसके बाद जो दूसरे इंपॉर्टेंट शख्स डोनाल्ड ट्रंप की ज़िंदगी में आए वो रॉय कून थे, जो कि एक बहुत बड़े सख्त जो है वो अमेरिका में न्यूयॉर्क में लॉयर थे। उसके बाद स्टीव बैनन, जिसको राइट का जो मीडिया है अमेरिका का उसका गुरु समझा जाता है, बहुत ज़्यादा जो है वो कंजर्वेटिव मीडिया के बहुत ज़्यादा बड़े स्पेशलिस्ट हैं। और रॉजर स्टोन, जिसको इलेक्शन लड़ने का माहिर समझा जाता है अमेरिका के अंदर। रॉजर स्टोन जो है वो रिचर्ड निक्सन के दौर से अमेरिकन सियासत के अंदर, अमेरिकन इलेक्शंस के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं। इन चारों लोगों का हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा आपको जिक्र करते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि ये कौन लोग थे और डोनाल्ड ट्रंप की ज़िंदगी में इनका क्या असर था। फ्रेड ट्रंप जो डोनाल्ड ट्रंप के वालिद साहब थे, वो अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क में जो क्वींस का जो बरो है उसके एक बहुत बड़े बिल्डर थे, इंतहाई अमीर आदमी थे, मगर उसके साथ साथ इंतहाई सख्त टास्क मास्टर थे, इंतहाई सख्त आदमी समझे जाते थे। और उनकी ये स्ट्रेटजी थी कि हर हालत में पैसा बनाना चाहिए, चाहे बाय हुक और बाय क्रुक जो है वो पैसा बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत अर्ली एज से डोनाल्ड ट्रंप अपने वालिद साहब के कारोबार में शामिल हो गए थे। उनके जो बड़े भाई थे फ्रेड ट्रंप जूनियर, वो चूँकि उनके वालिद साहब उनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, उनको वीक समझते थे, तो डोनाल्ड जे ट्रंप जो है वो उस ज़माने से ही, अपने बचपन के दौर से ही बिज़नेस के मैदान के अंदर बहुत ज़्यादा सख्त और बहुत ज़्यादा विन एट ऑल कॉस्ट की स्ट्रेटजी के साथ एंटर हुए। और अमेरिका में बहुत तेज़ी से उन्होंने न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन में
बहुत तेज़ी से कामयाबी हासिल की। दूसरे जो शख्स हैं रॉय कोन, ये एक लेजेंडरी लॉयर है न्यूयॉर्क के। डोनाल्ड ट्रंप का इनसे वास्ता तब पड़ा जब डोनाल्ड ट्रंप अपने वालिद साहब का बिजनेस लेके मैनहट्टन के एरिया में आए और उनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के केस बन गए। जब वो अमेरिका के अंदर बिल्डिंग शुरू की जाती है तो जो सिटी गवर्नमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा रुकावटें आपके रास्ते में डालती है। तो उस असना में, उस कामयाबी की दौड़ के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को रॉय कोन से उनकी वाकफियत हुई। रॉय कोन को डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एज अ लॉयर हायर किया। डोनाल्ड ट्रंप की जो ये स्ट्रेटजी है कि अपनी गलती को कभी भी नहीं मानना, हर वक्त जो है वो बात का प्रेशर डालना और हर वक्त जो है अपनी बात को मनवाने की कोशिश करना, हर सूरत में अगले को पुश करना, जो है ये स्ट्रेटजी मौरख ये कहते हैं, जो लोग तारीख को समझते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को समझते हैं, वो ये कहते हैं कि ये रॉय कोन की स्ट्रेटजी थी। उनकी स्ट्रेटजी का असर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने कबूल किया, उसको एक्सेप्ट किया और रॉय कोन के मरने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ने उस स्ट्रेटजी को कायम रखा कि जितने मर्दी फाइनेंशियल हालात मुश्किल हों, जितनी ज़्यादा मुश्किलात ज़िंदगी में हों, डोनाल्ड ट्रंप ने हार नहीं माननी। उन्होंने हमेशा पुश बैक करना है, हमेशा अगले को गलत करना है, कहना है, अपनी गलती को कभी भी नहीं एक्सेप्ट करना। तो रॉय कोन की जो इन्फ्लुएंस है डोनाल्ड ट्रंप पे, वो वादे तौर पे आज भी देखी जा सकती है। तीसरे शख्स जो है वो स्टीव बैनन है। ये इंतहाई ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। स्टीव बैनन जो है वो एक कंजर्वेटिव मीडिया से उनका तल्लुक है। ब्राइटबार्ट न्यूज़ के नाम से एक वेबसाइट चलाते हैं, आज भी चलाते हैं। अमेरिका के अंदर जो कंजर्वेटिव राइट है, अमेरिका की जो इवेंजलिस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उसकी जो है वो रिप्रेजेंटेशन स्टीव बैनन कहते हैं। इंतहाई ज़्यादा एंटी इमिग्रेशन, एंटी मुस्लिम रेटरिक है स्टीव बैनन का, मगर उनको मीडिया मैनिपुलेशन का माहिर समझा जाता है। स्टीव बैनन की कहानी जो है वो 1990 की दहाई में शुरू होती है, बिल क्लिंटन के दौर में, जब स्टीव बैनन यंग थे और उन्होंने उस दौर में ये फैसला किया कि जैसे जैसे दुनिया में इंटरनेट आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता मीडिया की यलगार बढ़ती जा रही है, तो अमेरिका के अंदर जो इलेक्शंस हैं उसके अंदर अगर सोसाइटी को पोलराइज किया जाए, अगर सोसाइटी के अंदर डिवाइड कर दी जाए और ऐसे सिर्फ एक बेस को अपील किया जाए जो इतनी ज़्यादा तादाद में अमेरिका में मौजूद हो, जिनके वोट डालने से अमेरिका के अंदर सदर मुंतखब किया जा सकता है, तो जो रिपब्लिकन पार्टी है उसकी रिसर्जेंस हो सकती है अमेरिका में। 1990 की दिहाई में बिल क्लिंटन हुकूमत में थे, अमेरिका के सदर थे, और उसी दौर से ही स्टीव बैनन की ये कोशिश थी कि एक ऐसा शख्स जो अमेरिका की पब्लिक इमेजिनेशन में पहले से हो और एक ऐसा शख्स जिसको अमेरिका की पब्लिक जानती हो, चाहे वो उसका तल्लुक पॉलिटिक्स से हो या ना हो, उसको अमेरिका का सदारती इलेक्शन अगर लड़ाया जाए एक एजेंडा के ऊपर, एंटी इमिग्रेशन के ऊपर, एक रेटरिक को लेके अगर लड़ाया जाए, तो उसको अमेरिका का सदर मुंतखब किया जा सकता है। ये जो स्टीव बैनन की स्टोरी है, ये डोनाल्ड ट्रंप के पहले इलेक्शन में 2016 के इलेक्शन में जीतने के अंदर बहुत ज़्यादा पिवटल है, क्योंकि जो रेटरिक जिस कैंपेन के साथ 2016 का इलेक्शन लड़ा गया, ये दुनिया की तारीख इस बात को याद रखेगी कि अमेरिका के अंदर जो उनकी सियासत है उसको हिला के रख दिया, इंतहाई ज़्यादा डिसरप्शन लाई गई, और इसके पीछे जो ब्रेन चाइल्ड थे वो स्टीव बैनन थे। जो आखिरी शख्सियत है सारी बात के अंदर, उनका नाम है रॉजर स्टोन। रॉजर स्टोन रिचर्ड निक्सन के ज़माने से कंजर्वेटिव इलेक्शन के अंदर शामिल रहे। रिचर्ड निक्सन को वो अपना लीडर समझते हैं, रिचर्ड निक्सन को अपना मेंटर समझते हैं रॉजर स्टोन की ये स्ट्रेटजी थी कि इंसान को फेमस होना ज़रूरी नहीं है, इंसान अगर इनफेमस भी हो तो वो मशहूर होता है, और जो मशहूर आदमी है उसको इलेक्शंस के अंदर जिताया जा सकता है। उसके बाद जो डेटा का इस्तेमाल है इलेक्शंस के अंदर, यानी एक डेमोग्राफिक जो है वो कितनी तादाद में किस इलाके में है, और सिर्फ उस डेमोग्राफिक से अगर बात की जाए तो इलेक्शंस को जीता जा सकता है। अगर आप बाकी लोगों को एलिनेट भी कर दें, बाकी लोगों को पोलराइज भी कर दें, तो एक डेमोग्राफिक अगर बड़ी तादाद में है, मेजॉरिटी के अंदर है, तो सिर्फ उनको जो है उनको अपील करके जो है इलेक्शंस को जीता जा सकता है। तो इन लोगों की कम्बिनेशन का नतीजा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की सोच में वाज़े तौर पे देखा जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के 2024 के इलेक्शन से पहले जो है डोनाल्ड ट्रंप की 2016 के इलेक्शन के ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सारी उम्र डोनाल्ड ट्रंप ये कहते रहे कि मेरा सियासत से कोई तल्लक नहीं है। उनका वैसे सियासत से कोई तल्लक था भी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक ख्याल था कि ये एक बिजनेसमैन है जो कभी कामयाब होते हैं, कभी नहीं होते, एक दो दफ़ा बैंकरप्ट भी हो चुके हैं, मगर वो मशहूर आदमी है, चूँकि इससे पहले वो न्यूयॉर्क में एज अ रियल इस्टेट मोगल बिजनेसमैन बहुत मशहूर थे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रेंटिस के नाम से एक टीवी शो में आना शुरू किया, जिसको 10 या 12 साल अमेरिका में बहुत ज़्यादा मकबूलियत मिली। तो वो एक पब्लिक फिगर ज़रूर थे,
मगर डोनाल्ड ट्रंप एक पॉलिटिशियन नहीं थे। वो पॉलिटिक्स के ऊपर बयान 1980 की दहाई से दे रहे हैं, मगर कभी उन्होंने इंटरेस्ट नहीं जाहिर किया था कि वो एक्चुअल पॉलिटिशियन बने और अमेरिका के अंदर किसी किस्म का इलेक्शन लड़े। डोनाल्ड ट्रंप की चॉइस जो है, ये कहा जाता है कि 1990 से ही उनको जो कंजर्वेटिव राइट है, स्टीव बैनन वगैरह, उनकी ये सोच थी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी इलेक्शन लड़े स्टीव बैनन के रेटरिक के ऊपर तो इलेक्शन को जीता जा सकता है। मगर काफ़ी साल गुजरने के बाद तक डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं मानते थे कि वो इलेक्शन लड़ें। मगर जब बाराक ओबामा की हुकूमत आई अमेरिका के अंदर, पहले ब्लैक प्रेसिडेंट अमेरिका के, उस वक़्त अमेरिका के अंदर एक बहुत ज़्यादा वाज़ेह पॉलिटिकल डिवाइड नज़र आना शुरू हो गई। और उसी दौर में स्टीव बैनन ने डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस किया कि अमेरिका में जो 2016 का इलेक्शन है वो डोनाल्ड ट्रंप को लड़ना चाहिए। इसी असला में जो बर्थर मूवमेंट है, जिसमें बराक ओबामा का जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चली, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। इस बर्थर कॉन्स्पिरेसी के ऊपर भी कहा यह जाता है कि स्टीव बैनन का बहुत बड़ा हाथ था। डोनाल्ड ट्रंप के बयानात आते रहे और फिर एक इवेंट ऐसा हुआ जहां पे बराक ओबामा ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बात करना शुरू की, डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ जो है वो बयानात देना शुरू कर दिया। और कहते हैं कि वो वक्त ऐसा था जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला किया कि वो 2016 का इलेक्शन लड़ेंगे। अगर आप 2016 के इलेक्शन कैंपेन को देखें तो इलेक्शन कैंपेन एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी के ऊपर लड़ा गया, मेक्सिको के बॉर्डर के ऊपर दीवार बनाने पे लड़ा गया, एंटी मुस्लिम रेटरिक के ऊपर लड़ा गया और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के स्लोगन के ऊपर लड़ा गया। ये जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का स्लोगन है, ये रोनाल्ड रेगन का स्लोगन है, जो 1980 से 1988 तक अमेरिका के सदर थे। और रिपब्लिकन पार्टी के अंदर रोनाल्ड रेगन को अमेरिका का सबसे कामयाब सदर समझा जाता है, उनको आइडियल सदर समझा जाता है अमेरिका की पॉलिटिक्स के अंदर रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से। तो उनका जो ये स्लोगन था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसकी रिसर्जेंस हुई 2016 के कैंपेन में। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टीव बैनन जिस पॉलिसी को पुश करना चाह रहे थे, यानी एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी को, और इसके अलावा जो राइट की पॉलिसी है अमेरिका में, कंजर्वेटिव राइट की पॉलिसी, क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट की पॉलिसी को जब स्टीव बैनन पुश करना चाह रहे थे, जो पहला इलेक्शन था, जो पहला प्रेसिडेंशियल दौर था डोनाल्ड ट्रंप को, उसमें पॉलिसी वाज़े तौर पे देखी जा सकती है कि उन्होंने, जिसको मुस्लिम बैन कहते हैं, कि अमेरिका का सदर बनते साथ ही उन्होंने एक बैन लगा दिया कि चंद मुल्कों से जो प्रीडोमिनेटली मुस्लिम थे लोग अमेरिका नहीं आ सकते। और उसके बाद अखबारात में बहुत ज़्यादा खबर बनी और पूरी दुनिया का ये ख्याल था कि ये शख्स जो बयान देता है इसकी प्रेसिडेंसी खासी खौफनाक साबित होगी। मगर अगर हम डेटा पे गौर करें तो एक्चुअली उस प्रेसिडेंसी के दौरान दुनिया में कोई बड़े कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका इन्वॉल्व नहीं हुआ। उस दौर में जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर थे, अगर कोविड का टाइम हम उस दौर से निकाल दें तो जनरली अमेरिका के अंदर माशी तरक्की हुई और अमेरिका के अंदर जो है वो पोलराइजेशन बढ़ी, राइट और लेफ़्ट की सियासत के अंदर बहुत ज़्यादा गड़बड़ी शुरू हुई, बहुत ज़्यादा वायलेंस ज़रूर बढ़ा, मिलिटेंसी अमेरिका के अंदर बढ़ी, मगर जनरली दुनिया के ऊपर रिलेटिव पीस का दौर था। इजराइल के साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुस्लिम वर्ल्ड ने देखा वो ये था कि यरूशलेम को जो है वो एक्सेप्ट किया गया एज इजराइल्स कैपिटल, जो कि इससे पहले अमेरिका का कोई सदर ये काम नहीं कर सका था। ये कहा जाता है कि जेरेड कुशनर जो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं, इवांका ट्रंप जो डोनाल्ड ट्रंप की बेटी हैं, उनके हस्बैंड हैं, उनका चूँकि तल्लुक जो है वो जूइश कम्युनिटी से है, तो उनकी ये पुश थी कि डोनाल्ड ट्रंप यरूशलेम को एक्सेप्ट करें एज कैपिटल ऑफ इसराइल। मगर सब्सिक्वेंटली जो है उनके जो मामलात थे मुस्लिम मुल्कों के साथ, उनमें बतदरीज थोड़ी सी बेहतरी आई। उसके अलावा जो रशिया का प्रॉब्लम है और जो चाइना का प्रॉब्लम है उसके अंदर भी ये बेहतरी देखी गई। उसके बाद जब बाइडन का दौर आया और ये जो रेटरिक को लेके डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ रहे थे, यानी एंटी मुस्लिम, हर वक्त झगड़ा कर दो, हर बंदे से फटा कर लो, मसले खड़े कर दो, उस रेटरिक ने 2020 के इलेक्शन में कामयाबी हासिल नहीं की और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो स्टीव बैनन की ट्रेन पे चढ़ के इवेंचुअली अपने आप को रोक नहीं सके और 2020 का इलेक्शन जो है वो जो बाइडन से डोनाल्ड ट्रंप हार गए। और फिर जनवरी 6 के दिन अमेरिकन कैपिटल के अंदर वाशिंगटन के अंदर इंसर्जेंसी हुई और डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स ने अमेरिकन पार्लियामेंट के ऊपर हमला कर दिया। उस हमले के नतीजे में अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो केसेस बनाए गए उन सपोर्टर्स के ऊपर और डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ जो है काफ़ी ज़्यादा बातें हुई। ये डोनाल्ड ट्रंप की जी पहली प्रेसिडेंसी थी, मगर अब जो 2024 का कैंपेन है उसके ऊपर बात करना ज़रूरी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस कैंपेन में एक बिल्कुल मुख्तलिफ प्रेसिडेंट नज़र आते हैं, एक बिल्कुल मुख्तलिफ आदमी नज़र आते हैं।
पिछले 3 साल में डोनाल्ड ट्रंप ने ज़्यादातर, चूँकि उनको ट्विटर से बैन कर दिया गया था, उनके कोई ख़ास बयानात जो हैं वो मीडिया में नहीं आ रहे थे। मगर पिछले 1 साल में जब डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया कि वो दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे, तो उस वक़्त की दुनिया ख़ासी तब्दील हो गई है। स्टीव बैनन जो हैं उनको जेल हो गई थी, और उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता डिस्टेंस करना शुरू कर दिया उन लोगों से जो लोग जो हैं वो पिछले इलेक्शन में उनके एडवाइज़र थे। और डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का एहसास हुआ है, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ज़िंदगी में कभी अपनी गलती को कबूल नहीं किया, कभी ये नहीं कहा कि मैंने गलत फैसले किए, मगर इस इलेक्शन की कैंपेन में नज़र आता है कि वो एक ज़्यादा मिच्योर शख्स है, उनको पॉलिटिक्स की ज़्यादा समझ आ गई है। क्योंकि अमेरिका के अंदर जनरली जो शख्स प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, उसका उसका जो कुछ ना कुछ हिस्सा ऐसा होता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट कैंडिडेट होता है, यानी वो या पहले पॉलिटिशियन होता है या गवर्नर होता है या किसी किस्म की पॉलिटिक्स से उसका तल्लक होता है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की तरह का आदमी जिसका तल्लक बिजनेस वर्ल्ड से हो, वो सीधा पहले ही इलेक्शन में प्रेसिडेंट का इलेक्ट हो जाना, ये एक इंतहाई यूनिक बात है। तो कुछ टाइम वो ये कहते हैं कि इस कैंपेन में उन्होंने कहा कि मुझे वक्त लगा ये समझने में कि अमेरिकन सियासत चलती कैसे है, और जो लोग अगले 4 साल में डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी को, डोनाल्ड ट्रंप को समझना चाहते हैं, तो अपने कैंपेन के आखिरी दिनों में जो रोगन पॉडकास्ट, जो रोगन जो अमेरिका के या दुनिया के शायद सबसे बड़े पॉडकास्ट से समझे जाते हैं, 3 घंटे का उनका प्रोग्राम है, उनका इंटरव्यू है जो रोगन पॉडकास्ट पे। अगले 4 सालों में डोनाल्ड ट्रंप करने क्या जा रहे हैं, उनकी सोच किस तरह तब्दील हुई है, अब वो दुनिया को कैसे देखते हैं, उसमें जो है वो पॉडकास्ट को सुनना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। इस कैंपेन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ये कहने लगे कि हमें ये अमेरिका में टैरिफ्स को बढ़ाना चाहिए, चाइना से और ऐसे मुल्कों से जो सामान अमेरिका आता है उसके ऊपर टैरिफ्स को बढ़ाना चाहिए, दुनिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स को कम होना चाहिए, इसराइल के मामलात को फ़लस्तीन के साथ, मिडल ईस्ट के साथ बेहतर होना चाहिए, चाइना की ताकत को कैप करने की ज़रूरत है, इंडिया पाकिस्तान के मामलात को बेहतर करने की ज़रूरत है। नॉर्थ कोरिया जो एक इमर्जिंग पावर है, दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बनता जा रहा है नॉर्थ कोरिया, तो नॉर्थ कोरिया के साथ भी बातचीत के ज़रिए मसले को हल करने की ज़रूरत है। इस वीडियो से पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जब ये कैंपेन चल रहा था, और हमने ये बात जाहिर की थी कि जब डोनाल्ड ट्रंप पिछली दफ़ा प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे तो इंतहाई ज़्यादा एंटी मुस्लिम रेटरिक के साथ इलेक्ट हुए थे, मगर उसके बावजूद जो उनका पहला फॉरेन ट्रिप था सऊदी अरब का था और इसराइल का था। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान शायद इस बात को समझा है कि वो दुनिया में एक बहुत बड़ा जो ब्लॉक है उसको एलिनेट करके कामयाबी से अमेरिका की सियासत नहीं चला सकते, अमेरिका की इकॉनमी नहीं चला सकते। तो ऐसे लगता है कि अगले 4 साल में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रो बिजनेस पॉलिसी पे ज़्यादा काम करेंगे, दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने की कोशिश करेंगे। उनके बयानात में अलबत्ता जो है वो हम ये देखते हैं कि जो एंटी इमिग्रेशन रेटरिक है वो बहुत नंबर 1 की पोजीशन पे है। उसकी वजह ये कि अमेरिका में जो एंटी इमिग्रेशन सोच है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है, और अमेरिकन का ये ख्याल है कि बाहर से लोग आ रहे हैं, स्पेशली लैटिन अमेरिका से, मैक्सिको से और साउथ अमेरिका से, जो अमेरिका में जो नौकरियां हैं उन पे कब्जा करते जा रहे हैं। तो अमेरिका में जो एंटी इमिग्रेशन है उस पर तमाम पॉलिटिशियन बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी सी ज़्यादा सख्त बात करते हैं। उनकी ट्रेनिंग जो है वो अपने वालिद फ्रेड ट्रंप की, उनकी ट्रेनिंग जो रॉय कोन की ट्रेनिंग है, उनकी ट्रेनिंग जो स्टीव बैनन की और रॉजर स्टोन की ट्रेनिंग है, वो यही कहती है कि अगर एक इशू है तो उस पर जो सबसे सख्त बात की जा सकती है वो कर दो और फिर देखी जाएगी। पिछली दफ़ा के मुकाबले में इस दफ़ा ऐसे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी होगी वो थोड़ी सी सेंटर राइट की पॉलिसी होगी, और ऐसे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, एक ये भी खदशे का इज़हार किया जा रहा था कि स्पेशली कमला हैरिस की जो कैंपेन है उसकी तरफ से, कि डोनाल्ड ट्रंप इस किस्म के आदमी जो डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते और अमेरिका का ये आखिरी इलेक्शन होने जा रहा है। मगर सच्ची बात है कि अगर आप उनके बयानात सुने, उनका इंटरव्यू सुने, तो डोनाल्ड ट्रंप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि ये 4 साल जो हैं ये इनके आखिरी साल होंगे एज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और उनकी पॉलिसी ये है कि अमेरिका के अंदर तरक्की हो, दुनिया में तरक्की हो, थोड़ी सी जो दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको कम किया जाए, ये जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं दुनिया में इनको थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश की जाए, और इसके अलावा जो इलीगल इमिग्रेशन है अमेरिका के अंदर, जिसकी वजह से अमेरिका में क्राइम बढ़ा हुआ है, अमेरिका के अंदर कई सारे मसाइल हैं, उसको जो है वो कंट्रोल किया जाए। देखना ये बाकी है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप की जो पोलराइजिंग पर्सनैलिटी है, और इस दफ़ा चूँकि उनके ऊपर एक री इलेक्शन का डर नहीं होगा कि उन्होंने दोबारा इलेक्शन में जाना है, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप 2016 की तरह वो पॉलिसियाँ लेंगे जो अमेरिका को फर्दर डिवाइड करेगी, या वो पॉलिसी लेंगे जो अमेरिका को दुनिया से जोड़ेगी।
इस वक्त जो अमेरिकन रेपुटेशन है दुनिया में, उस पर भी दुनिया डिवाइडेड है। यानी कुछ मुल्क ऐसे हैं जो अमेरिका के साथ हैं, मगर ज़्यादातर मुल्क ऐसे हैं जो अमेरिका के इन्फ्लुएंस को अच्छा नहीं समझते। क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस प्रेसिडेंसी में, जो इस वक्त 2024 से 2028 की दुनिया है, ये इंतहाई दुनिया के ऊपर एक नाजुक मोड़ से गुजर रही है दुनिया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मुल्क डिवाइडेड हैं, लोग डिवाइडेड हैं, सोसाइटी डिवाइडेड है, इकोनॉमीज डिवाइडेड है। तो क्या अमेरिका के अंदर जो लीडरशिप रोल है उसको सही तरह अदा किया जाएगा? अमेरिका की सोसाइटी के अंदर जो आने वाली सोसाइटी है अमेरिका की, उसमें डोनाल्ड ट्रंप क्या और ज़्यादा डिवीजन डालेंगे? हालांकि अब उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना, मगर डोनाल्ड ट्रंप जो भी इस दफ़ा करेंगे, उनका जो इम्प्रिंट है दुनिया की सियासत के ऊपर, लोगों की सोच के ऊपर, अमेरिकन लोगों की सोच के ऊपर, ये अब परमानेंट है। यानी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में तारीख ये लिखेगी कि एक ऐसा शख्स जिसने दुनिया की जो सियासत करने के तरीका है उसमें इंतहाई बड़ी डिसरप्शन डाल दी। हमने वक्तन फ़वक्तन उसके बाद अमेरिकन इलेक्शन 2016 के इलेक्शन के बाद देखा कि उस स्ट्रेटजी को, जहाँ पे एक बेस को अपील किया गया हो वोट लेने के लिए, जीतने के लिए, यूरोप के अंदर भी इस्तेमाल किया गया, हिंदुस्तान के अंदर भी इस्तेमाल किया गया, हमारे अपने पाकिस्तान के अंदर भी इस स्ट्रेटजी को कि एक स्पेसिफिक डेमोग्राफिक को अपील करके बाकी लोगों को एलिनेट करके इलेक्शन जीता जाए, इस स्ट्रेटजी को अब सारी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। और ये डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत बड़ी लेगेसी है। मेरी सोच में हम ये समझते हैं कि जो अब तक हमने फॉलो किया है डोनाल्ड ट्रंप की 2024 की कैंपेन को, वो थोड़ा सा अपनी सियासत को जो है थोड़ा सा मेलो कर रहे हैं, थोड़े सा अपने रेटरिक को थोड़ा सा सेंटर की तरफ ला रहे हैं, थोड़ा सा वो ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो अब की प्रेसिडेंसी है, जो उनकी फ्यूचर की लेगेसी है, जो हिस्ट्री उनके बारे में बात करेगी, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक मुस्बत सोच से बात की जाएगी। क्योंकि अभी तक जो डोनाल्ड ट्रंप का इम्पैक्ट रहा है वो ज़्यादातर दुनिया की सियासत पे और अमेरिकन सियासत पे मनफी रहा है। देखना ये बाकी है कि 2028 में जब डोनाल्ड ट्रंप का टाइम ख़त्म होता है तो किस किस्म की दुनिया हम देखेंगे, किस किस्म की पोलराइजेशन हम देखेंगे, अमेरिका की सियासत को किस तरह देखेंगे, और दुनिया में क्या रिसर्जेंस जो चाइना का राइज ऑफ चाइना है उसको कैसे अमेरिका काउंटर करने की कोशिश करेगा, दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे या दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे। बहुत शुक्रिया।